अर्थशास्त्र फाउंडेशन। एक चिंता है जो मैं आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ। जो 5-7 साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें चाइनीज़ एक ब्लॉग है उसके अंदर लिखा हुआ था, और ऑब्वियसली वो चाइनीज़ में लिखा हुआ था। चाइनीज़ तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। तो उस जो ब्लॉग है उस पोस्ट का टाइटल था 6 वॉर्स ऑफ चाइना, और जो वो अगले 50 साल में वॉर्स लड़ने जा रहा था उनके बारे में वो उन्होंने आर्टिकल लिखा था। तो वो 6 वॉर्स कौन कौन सी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है ताइवानीज यूनिफिकेशन। वो चाइना जो है ताइवान को अपने कब्जे में करना चाहता है 2020 से 25 के बीच में। और अब उससे अगला था साउथ सी बैटल, जिसमें वो वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया से लड़ेगा। जो कुछ द्वीप है इस साउथ सी के अंदर, उनके ऊपर अपना हक जमाने के लिए। और उसके बाद में जो है वो भारत पे आएगा, जो हम जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, वो उसको सदर्न तिब्बत बोलते हैं। उसके ऊपर वो अपना कब्जा जमाने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसके बारे में मैं थोड़े स्टॉक में थोड़ा सा बात करूंगा 5 मिनट। उसके बाद फोर्थ जो वॉर है वो है 2040 से 45 के बीच में। वो यूएस और जापान से लड़ेगा। चाइना के जो ईस्ट वाला जो पार्ट है उसमें कुछ द्वीप हैं जिनके ऊपर अपना हक जमाने के लिए। और फिर 45 से लेके 50 तक वो जो आउटर मंगोलिया है उस पर करेगा। और देन उसके बाद जो रशिया से उनके डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर हक जमाने के लिए वो 55 से लेके 60 तक वॉर करने वाले हैं। अब ये तो आप जानते होंगे कि चाइना में जब कोई ब्लॉग पब्लिश होता है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट और आर्मी की फुल परमिशन के बिना वहाँ पर पब्लिश कुछ हो ही नहीं सकता है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी स्ट्रेटेजी का कि जो वो लोग करने वाले हैं अगले 50 साल के अंदर। तो इनमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 5 वॉर्स हैं भारत के अलावा, वो सब डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, वो लोग करना चाहते हैं इन देशों के साथ में। लेकिन इंडिया के साथ में वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी उस ब्लॉग के अंदर लिखी हुई थी। वो स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2035 में उन्होंने एक प्लान बनाया इंडिया से वॉर करने का। तो उस समय हो सकता है उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया हो कि हमारी इंडिया से उतनी कैपेबिलिटीज इंडिया की भी हो ही जाएगी कि शायद हम उनको हरा तो नहीं सके, लेकिन उनको काफ़ी नुकसान तो हम जरूर पहुंचा ही देंगे। तो इतनी आसानी से वो इंडिया से लड़ नहीं पाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजी उन्होंने जो बनाई है वो है डिसइंटीग्रेशन की। एक डिसइंटीग्रेशन की स्ट्रेटेजी है जो आप देख ही रहे होंगे। नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग हैं वो तो काफ़ी अच्छे से वाकिफ हैं कि आसाम में जो हो रहा है। और अगर जो आप मैप की अगर भारत का नक्शा देखें तो उसमें बांग्लादेश से जस्ट इधर जो बंगाल आता है, और उसके ऊपर एक पतली सी जो गर्दन है बंगाल की, उत्तरी जो बंगाल है, और उसके ऊपर सिक्किम है। तो अगर हम उस पतली सी गर्दन को और ऊपर सिक्किम को अलग कर दें भारत से, तो नॉर्थ ईस्ट तो हमारा कट ऑफ है। नॉर्थ ईस्ट पे हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बड़ी आसानी से चाइनीज़ जो है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश पे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी कर सकता है। और इधर पाकिस्तान को तो वो लोग फंड कर ही रहे हैं। तो उनका ये अजम्पशन है कि हम शायद 2 फ्रंट पे वॉर ना कर पाएँ। इस तरह की उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो अब डिसइंटीग्रेशन किस तरह से होता है? तो डिसइंटीग्रेशन के लिए एक प्रोसेस जो है, टेक्निकल टर्म है सबवर्जन, वो यूज़ किया जाता है। वो सबवर्जन की स्ट्रेटजी ये लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसा कि उस ब्लॉग में लिखा हुआ है। ये बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। केजीबी ने भी यूज़ किया था इसको, जो अपने यूएसएसआर जिस समय था आसपास की टेरिटरीज को उसमें कम्युनिज्म फैलाने के लिए उन्होंने इस स्ट्रेटजी का बहुत इस्तेमाल किया, सबवर्जन का। तो सबवर्जन कोई जासूसी या कोवर्ट ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा है। कंटिन्यूअसली आप एक विचारधारा को फीड करते जाओ और तब तक करते जाओ जब उस जगह के लोग अपनी हिस्ट्री, अपना कल्चर उसको भूल के और उनकी जो विदेशी विचारधारा है उसमें विश्वास न करने लग जाए, तब तक उसको फीड करते रहो। और जिस समय ये काम पूरा हो जाता है तो एक विचार जो है उस देश में जन्म लेता है, और उसके बाद वो अपने आप चलने लगता है। उसके बाद कुछ फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का एक प्लान है। और सबवर्जन की जो स्ट्रेटेजी है उसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है वो डीमोरलाइजेशन की होती है।
तो पहले जब डीमोरलाइजेशन, जैसे शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा डीमोरलाइजेशन क्या होता है, तो अराउंड इस स्ट्रेटजी में जब डीमोरलाइजेशन चलता है वो लगभग 30 वर्ष के लिए चलता है, क्योंकि एक जनरेशन जो होती है पूरी की पूरी जनरेशन के विचार बदलने में, ब्रेन वॉश करने में अराउंड 30 ईयर्स लग जाते हैं, और उसके बाद में फिर जो उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले इसमें अपने कल्चर, हिस्ट्री, आपकी सोशल वैल्यूज, आपके रिलीजन, आपके भगवान, सब पे इन पे अटैक किया जाता है और इनको नीची नज़र से दिखाया जाता है, ताकि आप खुद ही एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप खुद को लगने लगेगा शायद ये सही बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो पास्ट में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हालांकि देख तो नहीं चुके हैं। मैकुले का जब एग्जाम्पल जगह जगह पे देखें, ये लोग हंसते हैं उसमें कि ये सब गलत है, लेकिन ये सब हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो आज़ादी के बाद में जो लेफ्टिस्ट लोगों ने जो प्रोपागेंडा चलाया हमारी सब कुछ हिस्ट्री वगैरह सब बदलने का, वो सेकेंड एग्जाम्पल है। वो तो हमारे शायद काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, हमारे पिछली जनरेशन ने। तो 1-2 डेकेड तक ये सब चलता रहता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो माओइज्म हम देख रहे हैं, उस तरह की चीज़ें पैदा होने लगती हैं कंट्री में, और ये लड़ाई हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं उनके लिए एक सेटबैक होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से डीमोरलाइज हो जाते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वाली स्टेज जो है वो चाइना ऑलरेडी जीत चुका है, हम लोग अब सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं। जो सेकेंड स्टेज है वो है क्राइसिस की। तो जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होने लगती है, जब सिटीजन पूरा का पूरा डीमोरलाइज्ड है, तो आपस में लड़ने की स्थितियां पैदा होने लगती हैं। हमने रिसेंट एग्जांपल देखा था, लोग अपने अपने हकों के लिए जाति, धर्म, लैंग्वेजेस, क्या क्या लेके किस किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल ये है हरियाणा का, और पहले भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें 10-20 साल तक ये चलेंगी। ऐसी चीज़ों का क्या होता है, फिर जो मौका मिलता है लोगों को, नए नए नेता पनपने लगते हैं, और फिर नए नए जब नेता पनपते हैं, उनमें से जो हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको वो मैनिपुलेट कर सकें, और जिन लोगों को वो मैनिपुलेट कर पाते हैं उन लोगों को वो फंड करते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका है। अब फर्स्ट स्टेज तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब हमारी सेकेंड स्टेज चल रही है। तो इस क्राइसिस की और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लोग हैं, जो नेता हैं, ये लोग चाइना को कुछ सिंपैथाइज करते हैं चाइना के साथ में, या फिर सभी लोग चाइना से फंडेड हैं, लेकिन एक उस आइडियोलॉजी के चंगुल में तो ये लोग फंस ही चुके हैं। तो जब आइडियोलॉजी के इस चंगुल में फंस चुके हैं, तो अब आप समझ सकते हो कि जो इस वीकनेस का फ़ायदा जो है हमारे एनिमी कंट्रीज उठाएंगे, और वो स्टेज 10-20 साल बाद आ ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने 2035 में ये प्लान बनाया है। तो अभी तो बहुत टाइम है उनके लिए ये सब चीज़ें फैलाने के लिए। कंटिन्यूसली आपके पास इकोनॉमिक डाउन टर्न आएंगे, फिर ये जाति की लड़ाइयाँ होंगी, फिर रिलीजियस वॉर होंगे, तो उसके बाद में तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए जो अरुणाचल प्रदेश है उस तरह के प्रदेश पे अटैक करना। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि आसाम में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और जो मैं बात कर रहा था कि नॉर्थ में जो बंगाल का है, मालदा वहीं पे है। तो आप इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे चाइना जो है धीरे धीरे कर रहा है। हम लोग हमेशा पाकिस्तान को दोष देते हैं, पाकिस्तान तो है ही है, वो तो यूज़ हो रहा है चाइना के हाथों। तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये चिंता है। मैं चाहता हूँ कि आप सबकी भी यही चिंता बने, और इसका एक समाधान हम लोग मिलकर ढूंढें। धन्यवाद।